तो बच्चों चैप्टर 9 के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स। इसमें अब हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना है जिनको हम रेवोल्यूशनरी बोला करते थे और उनके द्वारा जो राष्ट्रवाद हम लोगों के दिलों में भरा गया वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कहलाया। तो ब्रिटिश रूल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अबॉलिशमेंट की नीति अपनाता था, सप्रेसिंग नीति अपनाता था। तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा देने के लिए भारत में भी एक क्रांतिकारी युग का जन्म हुआ। 19वीं सदी के अंतिम डेकेड्स में हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन के सामने आते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो बिल्कुल भी नॉन वायलेंट नहीं होते हैं। ये बोलते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो हम हथियार भी उठाएंगे, किंतु हमें अपना देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र चाहिए। तो इन्हीं सब अभिलाषाओं को लेते हुए कई सारे रेवोल्यूशनरीज हमारे सामने आए। उन्हीं में से एक 1907 में जन्मा हुआ भगत सिंह और 1909 में जन्मे हुए चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, जिन्होंने जब गांधी जी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस होता हुआ देखा तो इन्होंने बोला कि अब हमारी आइडियोलॉजी नॉन वायलेंट की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम अपना देश अपने दम पर आज़ाद करवा के मानेंगे। तो इनके लिए ज़रूरत जो समय की थी वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग की थी, एक हथियार की थी और हथियारों में डलने वाली गोला बारूद की थी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी के आइडिया अब केवल समाचार पत्र तक या इन्हीं ज्वलंत भावनाओं तक सीमित नहीं थे। भारत के जो यूथ थे उन्होंने इसमें अपना बहुत योगदान दिया। आज भी हमारे भारतीय इतिहास में उनका नाम दर्ज है और शहीदों के आज़म, शहीदों के राजा के रूप में भगत सिंह का नाम हम पूरे सम्मान से लेते हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। तो आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जो क्रांतिकारी बने जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश रूल हम सबको आपस में फूट डाल के बांटना चाहता है, लोगों को इग्नोर रख के हमको पिछड़ा बनाना हुआ चाहता है। तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्हीं में श्याम जी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु इत्यादि थे, जिन्होंने 1907 में जब कांग्रेस बढ़ जाती है तो पंजाब में इकट्ठा होते हैं और एक रेवोल्यूशनरी के पथ पर चलने की ये लोग कसम खाते हैं। श्री परमानंद और लाला हरदयाल भी इन्हीं की तरह कुछ रेवोल्यूशनरी थे। लाला हरदयाल जैसे नेता अमेरिका से हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। 1909 में जब मदन लाल ढींगरा सर विलियम कर्जन बैली को मार डालते हैं, उसी तरह अनंत कन्हड़े भी एक दूसरे जज मिस्टर जैक्सन को नासिक में मार डालते हैं। तो इनके खिलाफ केस चलाया जाता है, जिस फेमस केस का नाम नासिक कॉन्स्पायरेसी केस है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि ये जो जज थे ये बहुत ही करप्ट निर्णय लिया करते थे, जिसका इन्होंने बदला मदन लाल ढींगरा जी ने और अनंत कन्हड़े ने अलग अलग लोगों को मार के लिया। इसी तरह से महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में कई सारी रेवोल्यूशनरी की घटनाएं होती रहीं। वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त भी बंगाल के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेतागण थे। और मुजफ्फरपुर में भी एक बॉम्ब प्लानिंग हुई। इस बॉम्ब प्लानिंग में एक अंग्रेज जज को मारने की प्लानिंग हुई, लेकिन उस कैरेज में वो अंग्रेज अधिकारी था ही नहीं, अपितु 2 अंग्रेजी महिलाएं थीं, जिनका इस घटना में डेथ हो जाती है और इस घटना का इल्ज़ाम पहुंचता है खुदीराम बोस पर, जिनको 15 वर्ष की एक कोमल आयु में फांसी दे दी जाती है।
जिन्होंने 1908 में उस एक जज को मारने का संकल्प लिया था। तो खुदीराम बोस एक बहुत ही कोमल उम्र में फांसी के तख्त को चूम लेते हैं। कलकत्ता में भी जो मानिक तला कॉलोनी है, जो कलकत्ता में जो मानिक तला कॉलोनी है, वहाँ पे कई सारी जो एम्यूनिशन और गन्स थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। वहाँ पे कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहाँ कुछ क्रांतिकारी गण इकट्ठे होके उन हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे और कोई बड़ा प्लान कर रहे थे। इन्हीं सब घटना में अलीपुर का जो बॉम्ब केस है वो बहुत फेमस है। उसमें वीरेंद्र घोष नाम के एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता है और काला पानी की पनिशमेंट देने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। आप लोग देखिए सेलुलर जेल के बारे में यूट्यूब में कि कितनी कठोर कारावास उसका हुआ करता था। तो बंगाल में इन्हीं सब क्रांतिकारियों के मध्य विपिन चंद्रपाल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे और वन ऑफ द पर्सन इन लाल बाल पाल। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल का नाम फेमस होता है। 1912 में जब दिल्ली दरबार लगाया जाता है तो वॉयसरॉय वहाँ से निकल रहा होता है और बहुत ही बारीकी से वो एक बॉम्ब कांड से बच निकलता है। लेकिन इन क्रांतिकारी जिनका नाम रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल है, इनको इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस घटना का नाम बिल्कुल नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के तहत दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस रखते हैं। और भी तख्ता पलट वगैरह करने में और फिर असफल होने पे कई सारे क्रांतिकारियों को धर पकड़ लिया जाता है और बाद में उनको फांसी दे दी जाती है 24 क्रांतिकारी के लगभग इस दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस में। 1908 से लेके 2018 तक 200 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी थे वो या तो जेल में डाल दिए गए या उनको फांसी दे दी गई। और भी जगह जगह रेवोल्यूशनरी की घटना घटती गई, ये लोग यहाँ नहीं रुके। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत देश के बाहर भी कई सारी एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने अभी आपको लाला हरदयाल जी का नाम बताया था, तो लंदन में, पेरिस में, कनाडा में, अमेरिका, फ्रांस, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में ही है, सैन फ्रांसिस्को वो भी अमेरिका में है, बर्लिन जापान इत्यादि जगहों पर भारत की आज़ादी के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा भी जर्मनी में यही काम कर रही थीं। लाला हरदयाल अमेरिका में थे और वहाँ पे वो वहाँ अखबार इत्यादि वगैरह निकाल के इस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया करते थे और बाहर से जो भी वित्तीय सहायता और एम्यूनिशन की जो सहायता है वो इत्यादि देने का काम किया करते थे। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स ने रेवोल्यूशनरी में एक नई चिंगारी पैदा करी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेकसूरों की जान गई थी। और फिर जब बाद में गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चौरी चौरा की घटना से ओतप्रोत होके वापस ले लिया, तो ऐसी घटनाएं लगातार वहाँ पे बढ़ती गईं। जो रेवोल्यूशनरी थे उनको मनी की आवश्यकता बहुत रूप से पड़ती थी, क्योंकि उनको हथियार खरीदना होते थे। इसी मनी की जुगाड़ पानी में 9 अगस्त 1925 में काकोरी नाम की जगह में, जो कि लखनऊ के पास है, एक ट्रेन को लूटा जाता है जिसको काकोरी कांड कहते हैं। ये घटना 9 अगस्त को अंजाम दी जाती है। आप 9 अगस्त को 8 अगस्त से याद रख सकते हैं। मैंने 8 अगस्त की डेट आपको 1942 को लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट से याद कराई है। तो
तो आप 9 अगस्त की डेट काकोरी कांड से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, यहाँ लाहौन नाम है, उनका सरनेम लाहिड़ी भी यदा कदा देखने को मिलता है। और आप अपने रोशन सर से याद रख सकते हैं, रोशन सिंह। तो इन क्रांतिकारियों ने 40 से ज़्यादा इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन को लूटकर एक घटना को अंजाम दिया। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, जिसमें कि अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो वहीं सचिन सान्याल को पनिश करने के लिए काला पानी भेज दिया गया। काला पानी एक प्रकार की सज़ा है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बने हुए सेलुलर जेल में कठोर कारावास के लिए भेज दिया जाता है। आज भी ये जेल खड़ी हुई है, एक म्यूजियम का रूप लिए हुए है। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने भी नॉर्थ इंडिया में रेवोल्यूशनरी को चलाने के लिए सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी, इसको आपने अपने संस्कृत के निबंध में इस लाइन को याद किया है जब आपने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पर निबंध याद किया था। तो इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी। चंद्रशेखर आज़ाद के जो एक रिलेटिव भी थे और परम मित्र भी थे, भगवती चरण, उन्होंने और भगत सिंह ने भी नवजवान भारत सभा नाम से एक एसोसिएशन पंजाब में बनाया था, जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय एक एक्ट लाना चाहती थी, उस एक्ट का नाम पब्लिक सेफ्टी बिल था। उस बिल को रोकने के लिए बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह ने नुकसान ना पहुंचाने वाला एक बम बनाकर अदालत में ये बम फेंका और बोला कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, हमारी क्रांति बड़ी उम्र तक जिए, लंबी उम्र जिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए और पब्लिक सेफ्टी बिल को ना आने दिया। किंतु इस घटना में बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर ट्रायल चलाया गया। यह घटना 9 अगस्त 1929 की है। मैं दोबारा बताऊंगा, 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था, लेकिन उसके 4 साल बाद 1925 से 4 साल बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में ये बम फेंका, जहाँ पे वो पब्लिक सेफ्टी बिल का अभिभाषण चल रहा था। तो बेसिकली ये जो रेवोल्यूशनरी थे, ये किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बम फेंका। इसके केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर ट्रायल चलाया गया। वहीं जतेंद्र दास जी को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने क्रांतिकारियों को बम बनाने में हेल्प की थी। फिर वहां पे भगत सिंह ने 64 डेज की एक भूख हड़ताल चालू करी, क्योंकि वो वहाँ उपस्थित सभी इंडियन प्रिजनर्स को, रेवोल्यूशनरीज को उनके बेसिक राइट दिलाना चाहते थे, क्योंकि जेल में उनको बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती थी, पढ़ने को बुक्स नहीं मिलती थी, पहनने को साफ़ सुथरे कपड़े नहीं मिलते थे। वो लोग फटे चिटे कपड़ों में, सुविधाओं के अभाव में जेल की त्रासदी में जिया करते थे। जब 64 डेज के बाद अंग्रेजी सरकार झुक गई और उन्होंने बेसिक नीड्स जो थी इनकी, उनको पूरा करने का प्रयास किया। किंतु 23 मार्च 1931, मैं इसके पहले आपको गांधी जी का इरविन पैक्ट बता चुका हूँ कि गांधी जी ने इनको आज़ाद नहीं करवा पाए थे, जिसका लांछन
इल्ज़ाम उन पर हमेशा लगता है कि आप अपने इरविन पैक्ट में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को आज़ाद करा सकते थे, किंतु 23 मार्च 1931 से एक दिन पहले ही, क्योंकि उनको लगा था अंग्रेज़ों को कि ये लोग आज़ाद न करा लें, क्योंकि इन्होंने एक सैंडर्स की हत्या भी की थी, एक इंग्लिश कमांडर सैंडर्स की हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को मारने का, लाठीचार्ज देने का हुक्म सुनाया था उसने। तो इन पर ये केस, एक ट्रायल भी चलाया जा रहा था। भगत सिंह ने बहुत ही पावरफुल स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन जैसे बड़े बड़े स्लोगन्स दिए। जब 1928 में लाला लाजपत राय साइमन गो बैक मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तब वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था सॉन्डर्स, उसने लाठी चार्ज का हुक्म दिया था, जिसमें लाला जी बिल्कुल मरणासन्न हो गए थे और बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। उसका बदला चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने लिया था। और नॉर्थ इंडिया में फिर इनके बाद जो क्रांति है, सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया, बल्कि इनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि हमारे एमपी के अलीराजपुर के भाबरा गांव से थे, जिनको आपने अपने संस्कृत के निबंध में पढ़ रखा है। इन्हीं के रिलेटिव भगवती चरण भी थे और परम मित्र भी थे भगवती चरण। इन पर बहुत से नाटक लिखे गए हैं। यशपाल इत्यादि भी बड़े बड़े भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाने वाले क्रांतिकारी थे। इन्होंने वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर एक बॉम्ब फेंका था, जिसमें इरविन बहुत बाल रूप से बचे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपना वेश बदलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसका आज समय नाम आज़ाद पार्क है, इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज हो गया है, आपके जीके में आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ वो रुके हुए थे। एक साधु के वेश में छिपे हुए थे। इनके मित्र ने इन्हें धोखा दे दिया और जाके खबर कर दी पुलिस को। पुलिस ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया। जब इनके पास मात्र एक गोली बची तो इन्होंने अपनी कनपटी में अपनी गोली रख के, अपनी बंदूक रख के अपने आप को शूट कर लिया, क्योंकि ये जीते जी अपनी मातृभूमि की सेवा में अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं आना चाहते थे। तो मातृभूमि का ये सच्चा बेटा उस अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गया, जिसका नाम आज़ादी के बाद आज़ाद पार्क रखा गया। सिर्फ पुरुष ही क्रांति में आगे नहीं थे, उनके अलावा श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी और प्रेमवती जैसी महान नारियां भी रेवोल्यूशनरी में यदा कदा आगे थी। और जो अंग्रेजी शराब बनती है उसके विरोध में, और जगह जगह जो भी झंडा यात्रा निकालना होती है तो झंडा सिलने का काम हो, और भी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि महिलाओं पे लोग इजीली शक नहीं करते हैं, तो ये सब नारियां, ये सब महान वीरांगनाएं देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुई। 13 मार्च 1940 में पंजाब का गवर्नर ओ डॉयर, जो उस समय इंग्लैंड में था, वहाँ मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, एक महान क्रांतिकारी उधम सिंह वहाँ नाम बदल के पहुँचे और उन्होंने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स का बदला जनरल ओ डायर को मार के लिया। वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी हो गई। तो देश में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यही नहीं थमा। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का देश में बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज़ों को
इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि भारत केवल निहत्थे लोग या शांति प्रिय लोगों का देश नहीं है कि हम यहाँ पे बस राज करते रहेंगे। उनको एक ब्लो, एक फिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनको मालूम होना चाहिए था कि भारत देश में लोग आपको पलटवार भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के हम बारे में पढ़ेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुरुआत में गांधी जी से बहुत ओतप्रोत थे। एक वर्ष ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए 1937 और 38 में, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल मैच नहीं खाई, तो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये अपने समय के सिलेक्टेड एक आईएएस भी थे। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन से गांधी जी से थोड़े से नाराज भी थे। इन्होंने फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया स्वराज दल भी ज्वाइन किया। आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और फिर आगे जाके इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी और 1937-38 में ये एक कन्वेंशन में प्रेसिडेंट भी बने। जब ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हुए थे 1938 में, तो गांधी जी से कुछ वार्तालाप में इनका विवाद हो गया और उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी गांधी जी से बिल्कुल मैच नहीं खाती थी। और अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फ़ायदा उठाते हुए ये जब नज़रबंद थे अंग्रेज़ों के द्वारा, इस माइंडेड पर्सन को जब नज़रबंद कर दिया गया, तो ये मॉस्को के रास्ते जापान, मॉस्को, बर्लिन इत्यादि की इन्होंने यात्रा करी। वहाँ हिटलर, स्टालिनग्राड्स और वहाँ के एक जापान के एक चीफ तूसो से इन्होंने मुलाकात करी, जो बहुत क्रूअल था। लेकिन जब इनको लगा कि ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा भयंकर है, तो इन्होंने फिर खुद ही एक आर्मी बनाई और उस आर्मी का नाम इंडियन नेशनल आर्मी रखा। सबसे पहले इन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया, कोहिमा को आज़ाद कराया। इनकी आर्मी के जो प्रमुख लीडर थे वो रास बिहारी बोस भी थे। 1943 में और कैप्टन मोहन नाम के एक पर्सन भी इनके मेन कमांडर थे इनकी आर्मी के। इंडियन नेशनल आर्मी ने सिंगापुर में भारत की एक इंटरिम गवर्नमेंट की भी स्थापना करी और ये कसम खाई कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और अपनी हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे, भले ही हमें शहीद क्यों ना होना पड़े। और इन्होंने 1944 में जंग छेड़ दी। इंडो बर्मा वॉर के रास्ते ये भारत में घुसे। रामू, कोहिमा, पलेम, टिडेम इत्यादि जगहों को इन्होंने अपने दम पर आज़ाद कराया। अप्रैल 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, है ना, इम्फाल आप जानते हैं, ये मणिपुर की राजधानी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर लिया। मणिपुर को ये लगभग आज़ाद ही करा लेते, लेकिन वहाँ हैवी रेनफॉल और सप्लाईज के शॉर्टेज होने के कारण इनको पीछे हटना पड़ा। फिर नेताजी ने जब देखा कि जापान और जर्मनी धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 में हार रहा है, तो इनकी जो आर्मी थी उनको एम्यूनिशन के सप्लाई वगैरह मिलना बिल्कुल एकदम से कम हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बैंकॉक में मदद लेने के लिए ये एक बार जा रहे थे।
वहाँ 1945 में अगस्त के महीने में इनका एयरप्लेन क्रैश कर गया, लेकिन इनकी डेड बॉडी नहीं मिली। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये आज भी जीवित हैं। वैसे अभी अगर जीवित होते तो 120 प्लस होते, लेकिन लोगों का मानना था कि ये बहुत समय तक जीवित रहे। लेकिन 1945 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मान लिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब जीवित नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इस मत से वास्ता नहीं देते। मुस्लिम लीग